गुड आफ्टरनून। ग्रामर का क्लास नंबर 3 और यहाँ पर आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। जैसा कि ट्रांसलेशन के सेक्शन में 2 क्लास हो गया है। कल हम लोग क्लास 2 में लिंकिंग वर्ब कवर किए थे और क्लास 1 में आपका कवर हुआ था बिगिन टू या स्टार्टेड के साथ आईएनजी। बिगिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते। आज का टॉपिक है इट और डियर का यूज। अब ध्यान से समझते हैं, ये इट है और ये डियर है। इन दोनों को पहले एक ही बात करते हैं। पहले बात करते हैं इट की। अब इट को 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक तो इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है और वो भी एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, या इसको आप बोल सकते हैं एज अ डल सब्जेक्ट। डल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, या बोल सकते हैं एज अ न्यूट्रल सब्जेक्ट। एज अ न्यूट्रल सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? देखिए, इट का एक यूज होता है एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलो या डल सब्जेक्ट बोलो या न्यूट्रल सब्जेक्ट बोलो, सारा सेम ही है। यानी कि जब इस तरह से इसको यूज किया जाता है तब वहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता है। इट का क्या अर्थ निकलता है? तो इट नो सेंस। इट का कोई सेंस नहीं होता है, इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये समझे? लेकिन अगर इट को आप यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन, अगर इट को आप एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तब यहां पर इट का सेंस क्या निकलता है? यहां पर इट का सेंस यह निकलता है। इट का मतलब क्या निकलता है? इट मीन्स होता है यह निकलता है। इट का मतलब वह भी निकलता है। ओके, इट का मतलब इससे भी निकलता है, इट का मतलब उससे भी निकलता है, इसका मतलब इसके भी निकलता है और इसका मतलब जो है उसके भी निकलता है। अगर इट को एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तब इट का मतलब यह, वह, इसे, उसे, इसके, उसके, इस तरह से इसका मतलब निकलता है। लेकिन अगर इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डल सब्जेक्ट या न्यूट्रल सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता है। और इट का मतलब कब निकलता है? जब इनको प्रोनाउन के तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये 2 केस में आएंगे, या तो सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे या जो है ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। अभी शायद यहां से आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि बिना एग्जाम्पल के बता रहा हूं। अब यहां पर एग्जाम्पल समझोगे। जैसे देखो, यह एक मार्कर है। अगर इसको चलिए मैं लिखता हूं पहले। यहां दिख रहा है ना ये चीज? ठीक है। जैसे मैं कहूं यह एक मार्कर है। अब बताइए, यह एक मार्कर है और यह काला है। यह एक मार्कर है और यह कैसा है? काला है। अब देखिए, शुरुआत में संकेत करने के लिए यूज किया गया मार्कर की तरफ, तो शुरू में यह की इंग्लिश होगी दिस। दिस इज अ मार्कर, यानी कि यह एक मार्कर है। यह काला है, यानी कि बाद में यह के लिए इट का यूज किया जाएगा। इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक। अब यहां पर यह की इंग्लिश के लिए किसका यूज किया गया? इट का यूज किया गया। तो यहां पर यह का तो यह के लिए इट यूज किया गया और इट का मतलब निकल रहा है। देखो भाई, इट का मतलब निकल रहा है। अगर मैं पूछूं यहां पर इट किसकी तरह यूज हुआ है? प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है? बोलो। नहीं, अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज होता तो तब तो भाई इट का कोई मतलब ही नहीं निकलता ना। अगर इट का मतलब निकल रहा है तो मतलब उसको किसकी तरह यूज किया गया है? प्रोनाउन के तरीके से यूज किया गया। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है ना? अब जैसे ये लोग कहते हैं
आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं कहूं मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, इसकी इंग्लिश होती है आई कैन डू इट। अब यहां पर अब बताइए इसे के लिए किसका यूज किया गया? इट का यूज किया गया, मतलब इट का मतलब निकल रहा है ना, बोलो भाई। अब इट का जब मतलब निकल रहा है तो मतलब इट किसकी तरह यहां पर यूज हुआ है? प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अंतर क्या है, यहां सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है और यहां पर ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? ये तो हो गया जहां पर इट का मतलब निकलता है। अब प्रश्न आया कि कहां ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता है? देखिए, जैसे मैं कहूं आज कौन सा दिन है बताइए? आज रविवार है, यानी कि आज संडे है। अब यहां पर बताइए आज रविवार है, अगर इसकी इंग्लिश की बात किया जाए तो जो जनरली आता है इंग्लिश ये होता है टुडे इज संडे, लेकिन ये गलत है। टुडे इज संडे नहीं होगा, ये आपका गलत है। इसका सही होगा इट इज संडे टुडे। इतना तो आप लोग को पढ़े ही होगी, इतना तो क्लियर ही होगा। इट इज संडे टुडे। अब बताइए क्या यहां इट का कोई मतलब निकलता है? क्या इट का यह वह इसे उसे इसके उसके कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। इसका मतलब यहां पर इट किसकी तरह यूज हुआ है? इंट्रोडक्टरी या डल सब्जेक्ट या न्यूट्रल सब्जेक्ट की तरीके से यहां पर इट का यूज हुआ है। अब ये समझ में आया? अब प्रश्न आता है कैसे हम जानेंगे? जैसे आज रविवार है तो इसकी इंग्लिश आप बना रहे हो टुडे संडे, ये गलत है। इसका सही होगा इट इज संडे टुडे, क्योंकि एक्चुअली संडे क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब प्रश्न कैसे जानेंगे कि वहां पर इट लगेगा और इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा? तो इसके लिए भाई मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, जिंदगी में कभी आप भूल नहीं पाओगे। क्लियर है? और वो है, ध्यान से समझना, मोए। मोए कौन मोए? दादा। मोए दादा। और वो क्या करते हैं? सीटी बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे और बारिश में भीग गए भाई। बस यही तरीका है। यानी कि इट का यूज जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा तब वहां पर कैसे पता चलेगा? तो वहां पर पता करने का तरीका ये है कि मंथ के लिए, मंथ मो से पता, मो से क्या होगा? MO से मंथ। मंथ के लिए जैसे मैं कहूं मई का महीना है तो क्या होगा? इट इज द मंथ ऑफ मे। जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। समझ में आया? महीनों के नेम के लिए 12 महीना ही तो होते हैं। और YE से क्या होगा? ईयर। YE से क्या होगा? ईयर। ईयर जैसे 2025 का वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है? 2025 का वर्ष है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 25। इट इज 2025 या इट इज द ईयर ऑफ 2025। ये 2025 का वर्ष है। ये समझ में आया? ईयर के लिए। और यहां DA, DA मीन्स डेट। DA मीन्स क्या हुआ? डेट के लिए। जैसे आज कौन सी तारीख है? 4 मई 2025 है। आज 4 मई 2025 है, तो 4 मई 2025 क्या हो गया? डेट। तो क्या बोलेंगे? इट इज 4th में 2025 टुडे। क्लियर है? ये चीज हो जाएगा।
या इट इज 2025 ऑफ 4th में टुडे। ये चीज यानी कि डेट के लिए। और इसी तरह डे के नेम के लिए, डे के नेम के लिए 7 डे, दूसरा डे का मतलब होता है डे, डे के नेम के लिए। जैसे अभी यही एग्जांपल दिया गया, रविवार है, इट इज संडे, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। सोमवार था गया तो आज, इट वाज मंडे। कल शनिवार था तो इट वाज सैटरडे यस्टरडे। परसों मंगलवार होगा। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट विल बी होगा के लिए क्या यूज किया जाएगा? विल बी। इट विल बी ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो। परसों की इंग्लिश मतलब डे आफ्टर टुमारो। ये समझ में आया? यहाँ SE का मतलब होता है सीजन। सीजन जैसे गर्मी का महीना है तो क्या हो जाएगा? इट इज समर सीजन। सर्दी का महीना था, इट वाज विंटर सीजन। बारिश का महीना होगा तो इट विल बी रेनी सीजन। इट विल बी रेनी सीजन। तो कोई सीजन के नेम के लिए। और TI का मतलब होता है टाइम के नेम के लिए। टाइम के नेम के लिए जैसे 5 बजे हैं तो इट इज 5 o'clock। 5 बजे हैं इसको क्या बोलेंगे? इट इज 5 o'clock। 9:30 बजे हैं तो इट इज 9:30 या इट इज 9:30। ठीक, अगर आपको ये बोलना है 9:35 हुआ है तो आप बोल सकते हैं इट इज 9:35। 9:35। 10 बजे हुए हैं तो इट इज 10 o'clock। 12 बजा हुआ था, इट वाज 12 o'clock। समझे ये चीज? और रेन के लिए, रेन के लिए जैसे आप लोग वर्षा होती है, इसकी इंग्लिश क्या पढ़ते थे? इट रेन्स। भाई जब आप टेंस सीखे थे तो वर्षा होती है ये एग्जांपल जरूर मिलता है, तो वहां पर इट रेन्स। इट रेन्स, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो क्या वहां इट का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो समझ में आया? मोए दादा सीटी बजाते हैं, वो बारिश में भीग गए। तो मो से यानी कि मंथ, YE से ईयर हो जाएगा, DA से डेट, DA से डे, SEA से सीजन और TI से टाइम और रेन यानी कि बारिश तो है। इतना समझ में आया? देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आपको यही कंफ्यूजन करता है, मतलब कहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता। इतनी परिस्थिति में एक दो परिस्थिति और मिलेगी, वो बता दिया जाएगा, परेशान ना। बाकी अभी तो इतनी परिस्थिति, एक दो परिस्थिति ऐसे होती है जैसे मैं हूं, जैसे मान लो आप आए घर पर, आपने दरवाजा खटखटाया, आपके पापा घर से बोल रहे हैं कौन है, तो आप क्या डरते हुए बोलते मैं हूं। क्या बोलते हो? मैं हूं। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इट इज आई। इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, कहीं कहीं इट इज मी मिलता है तो इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। अब यहां बताओ क्या यहां इट का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो मतलब इट किसकी तरह काम कर रहा है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह। अगर प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर निकलेगा। बताइए, इट की पूरी कहानी क्लियर है अच्छे से? पहले नोट कर लीजिए, फिर एक दो सेंटेंस में बोलता हूं। ओके, नोट डाउन। अब यहां पर इस पर प्रैक्टिस करना है, जैसे सेंटेंस के साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सेंटेंस आप लोग लिखिए, बारिश हो रही है। लिखिएगा, बारिश बारिश हो रही है। अब यहां पर देखिए, बारिश हो रही है, बारिश से दिमाग में आए ये तो रेन की बात हो रही है, और जब रेन की बात होगी तब वहां पर कौन सा सब्जेक्ट आता है? इट। वहां पर क्या आता है? इट। तो यहां पर क्या कर देंगे? इट। अच्छा, यहां पर हो रही है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजे मार लगता है, तो इट के साथ क्या लगेगा? इज।
इट सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। तो इट इज और बारिश होने को बोलते हैं रेन, इसमें लगाना है ING। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। देखो कितना आसानी से बन गया। बस आपके दिमाग में मोए दादा सीटी बजाते 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 बारिश में भीग गए। एक मन ने क्या किया है, मतलब इन सबको कॉन्सेप्ट को एक तरह से ट्रिक के तरीके से बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस, आज बहुत सर्दी है। अगला लिखिएगा, आज बहुत सर्दी है। आज बहुत सर्दी है। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। अब देखिए सर्दी की जैसे बात हुआ तुरंत दिमाग में आई, ये तो सीजन की बात हो रही है एक तरह से, सर्दी गर्मी वर्षा, तो तुरंत दिमाग में क्या आ गया, इट आएगा। तो क्या हो जाएगा, इट, और इट के साथ इज आता है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। तो इट इज, अच्छा बहुत सर्दी यानी कि बेरी, और सर्दी को क्या बोलते हैं, कोल्ड। इट इज वेरी कोल्ड, और आज को क्या बोलते हैं, टुडे। तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, यानी कि आज बहुत सर्दी है। हाँ, सर्दी को कोल्ड बोलेंगे। मान लो यहाँ पर आपको बोलना है आज बहुत गर्मी है, इसी को चेंज करना है, तब क्या हो जाएगा, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी, और यहाँ पर गर्मी की इंग्लिश हॉट कर दो, HOT, हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे, या वेरी हीट टुडे। हीट मत करो, वेरी हॉट करो। ओके, इस तरह से आज बहुत, यहाँ पर ऐसे जैसे जैसे चेंज होता जाए वैसे वैसे आपको इंग्लिश के वर्डिंग को चेंज कर देना है। समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस आप लोग करके दिखाओ। अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं। अब बताइए, बजे हैं, बजे हैं से दिमाग में आ गए, ये तो टाइम की बात हो रही है, यानी कि इट आएगा। तो क्या होगा, बनाइए, इट इज 7 o'clock नाउ। यहां पर इट इज, और 7 बजे को बोलेंगे 7 o'clock। इट इज 7 o'clock नाउ, यानी कि इंग्लिश में 7 लिख सकते हो, लेकिन यहां पर ज्यादा ये वाला फॉर्मेट ज्यादा सही रहता है। आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इट इज 7 o'clock नाउ, या इट इज यहाँ SEVEN 7 o'clock नाउ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इट इज 7 o'clock नाउ, अभी 7 बजे। इस तरह से सेंटेंस तो अब तो बन ही जाएगा ना, कैसे भी सेंटेंस होंगे। तो लिखिए, कल सोमवार है। कल सोमवार है। कल सोमवार है। अगला सेंटेंस, कल सोमवार है। अप्रैल का महीना था। कल सोमवार है। दूसरा, अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना था। आगे, अप्रैल का महीना था। 10 बज चुके होंगे, नहीं 10 बजे होंगे। 10 बजे होंगे, इसका मतलब वही 10 बज गए होंगे। ठीक, फ्यूचर की बात हो रही, तो फ्यूचर में क्या लग जाएगा, विल बी। प्रेजेंट में इजेमार में से लगाना, पास्ट में वाज, अच्छा इट सिंगुलर है तो प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, और फ्यूचर में विल बी। चलिए बन जाएगा। एक सेंटेंस और लिखिए और उसे अभी बनाकर दिखाना है। आज मंगलवार नहीं है। आज मंगलवार नहीं है। आज मंगलवार नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्यूजडे टुडे। इट इज नॉट ट्यूजडे टुडे। इट इज नॉट ट्यूजडे टुडे।
अब यहां पर देखिए कुछ सेंटेंस यूनिक टाइप के होंगे, अलग तरह से होंगे। जैसे कविता लिखना कठिन नहीं है, देखिए कविता लिखना कठिन नहीं है। अब यहां पर कविता लिखना कठिन नहीं है ना, उसे पीटने का कोई फायदा नहीं है, कुछ इस तरह से सेंटेंस होगी जो कि इट इज से बनता ही है। जैसे इसका होगा इट इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट द पोयम, और एक दूसरा ये भी बन सकता है राइटिंग द पोयम इज नॉट डिफिकल्ट। ये आजकल ज्यादा एडवांस चल रहा है, ज्यादा बोला जा रहा है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, और यहां पर टू राइट पोयम, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट पोयम, कविता लिखना कठिन नहीं है। जैसे अब यहां पर बहुत सारे यूज मिलते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज, इधर देखिए इट इज नो यूज टू गो देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर। इस तरह से मतलब ये एक तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे मैं कहूं उस कविता को याद करना बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू लर्न दैट पोयम। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि यहां पर ये बता दिया जाएगा कोई फायदा। अच्छा कठिन नहीं है, इसके लिए हमेशा यूज किया जाएगा इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब लगा दो खाना बनाना कठिन नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कुक द फूड, है ना। सोना कठिन नहीं है, बहुत आराम है, सो मैं से लेटो नींद आ जाएगी, ठीक। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्लीप, उसे तमाचा मारना कठिन नहीं है, कोई भी मारकर भाग जाता है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्लैप टू हर या स्लैप टू हिम, तो ये तो अलग केस हो जाता है, ओके, इसको मैं अलग से बता दूंगा। बाकी इट का यूज ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब आते हैं देयर के यूज में। अब यहां पर देखिए यानी कि नेक्स्ट यूज है देयर, और देयर का भी सेम वही काम है, यानी कि इसको दो तरीके से यूज किया जाएगा। एक तो यूज किया जाएगा एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एक यूज किया जाएगा एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तरीके से, वही इसके पहले जो बताया गया था एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या इसको आप डल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, है ना, डल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं न्यूट्रल सब्जेक्ट, न्यूट्रल सब्जेक्ट। तो जहां पर डियर का कोई मतलब नहीं निकलता है, जहां पर डियर का कोई सेंस नहीं निकलता है, क्लियर है, ये समझे। और दूसरा यूज किया जाता है एज एन एडवर्ब, इसको एडवर्ब के तरीके से यूज किया जाता है, और वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये जगह के बारे में बताता है। जैसे मैं कहूं मैं वहां रहता हूं, तो वहां जगह को बता रहा हूं, उस जगह को मैं वहां से बता रहा हूं। जैसे मैं वहां रहता हूं आई लिव देयर, तो देयर क्या है एक तरह से, अब यहां पर एडवर्ब है, क्लियर। अगर एडवर्ब के तरीके से यूज किया जा रहा है तब वहां देयर का मतलब वहां निकलेगा, देयर का मतलब क्या निकलेगा, वहां निकलेगा। अगर उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डल सब्जेक्ट की तरीके से यूज किया गया तब देयर का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, क्लियर है। अब इसको समझने का दो तरीका है, यहां पर पहले बताता हूं। जैसे मैं कहूं मैं वहां गया, मैं वहां गया, अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई और गया की इंग्लिश बेंड, और वहां की इंग्लिश दियर, आई बेंड दियर। अब यहां देखो दियर का मतलब निकल रहा है, दियर का मतलब वहां निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर दियर को किसके तरीके से यूज किया गया है, एडवर्ब के तरीके से यूज किया गया, क्लियर है। जब दियर का मतलब वहां या उधर, ध्यान देना, चाहे वहां बोलो और चाहे क्या बोलो, उधर बोलो,
मैं उधर गया या मैं वहां गया, दोनों का ही मतलब होता है दियर होगा। जैसे उधर जाओ गो दियर, या वहां जाओ गो दियर। क्लियर है? तो जब दियर का मतलब वहां या उधर निकलेगा तब दियर एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के तरीके से काम करेगा। अब कोई पूछता है एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब, तो एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह को बताएगा, स्थान को बताता है। ओके? और जब दियर का कोई मतलब नहीं यूज किया जाता है तब इसको यूज किया जाता है इंडिफिनिट चीजों के लिए, यानी कि फॉर इंडिफिनिट थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है अनिश्चित चीजों के लिए, अनिश्चित चीजों के लिए जो है देयर का यूज किया जाता है, अनिश्चित चीजों के लिए देयर आता है। और जब ये इंडिफिनिट चीजों के लिए देयर का यूज किया जाता है तब वहां देयर का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक चीज याद रखना, देयर का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे मैं कहूं एक राजा था, बढ़िया सस्ता और ये प्रचलित एग्जांपल है। एक राजा था, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा था। तो जो एक राजा था इसकी इंग्लिश क्या पढ़ते? आए हो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, कि ये पढ़ते हैं आ किंग वाज, नहीं यही तो था ना। अब बताओ क्या यहां देयर का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। अब एक राजा था, पता नहीं कौन सा राजा था, या एक राजा था, एक समय की बात है, एक राजा था, इसका मतलब कोई एक राजा था, पता नहीं है कौन राजा, यानी कि राजा निश्चित नहीं है। राजा क्या है? अनिश्चित है। राजा क्या है? अनिश्चित है, इसलिए यहां पर देयर आया। समझ में आया? या इट वाली कंडीशन अगर ना रहे तब क्या आता है? अच्छा यहां पर एक राजा था, राजा एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। देखो सही असली सब्जेक्ट तो यही है। क्यों है? क्योंकि ये दियर ऐसा है ना, इसके बारे में बताते हैं एक बात। दियर के साथ इज भी आएगा और दियर के साथ आर भी आएगा। मतलब दियर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल भी आएगी। दियर के साथ आपका वाज भी आएगा और दियर के साथ वर भी आएगा। ये क्या बात है? अब ध्यान से समझो, एक राजा था, बात किसके बारे में हो रही है? राजा के बारे में। तो असली में देखा जाए तो सब्जेक्ट यही है ना, तो ये एक राजा है, तो एक राजा के लिए क्या आएगा? वाज आएगा। लेकिन इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा गया है, बाकी नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं निकाल रहा है। इसीलिए तो इसको बोला गया न्यूट्रल सब्जेक्ट। मतलब उदासीन रहो भाई, बैठे रहो, बोलना तो बिल्कुल नहीं। समझे? ये था। अब आप करो, अच्छा अगर यहाँ पर एक राजा की जगह मतलब मान लो 10 राजा थे, या ऐसे मान लो मैं कोई सेंटेंस लिख दूं जिसमें कह दूं 7 रानियां थी, यहाँ यही ये दिख रहा है कि नहीं? जैसे मान लो मैं यहां पर बोल दूं 7 रानियां हैं या 7 रानियां थी, जो मन करे वो कर दो ना, क्या दिक्कत है? 7 रानियां थी। अब बताओ 7 रानियां थी, कितनी रानियां थी? 7, एक नहीं थे, राजा तो एक ही था, 7 रानियां थी। अब यहां पर देखो ये 7 रानियां हैं, इसे नहीं मतलब है। अगर है रहेगा तो इजे मार में से जाएगा, अगर भाई था थी थे रहेगा तब वहां वाजे वर में से जाएगा। अब यहां किसकी बात हो रही है? 7 रानी की। 7 रानी क्या है? प्लूरल है ना, तो मतलब वा जाएगा कि वर आएगा? वा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? देयर वाज 7, देयर वाज 7 क्वींस, 7 रानियां थी। अब बताइए समझ में आया? वाज रहेगा तो अरे सॉरी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बोला वर। अब यहाँ देयर वाज 7 क्वींस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 7 क्वींस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ वाज नहीं बल्कि क्या आएगा? देयर वर 7 क्वींस। हाँ वर बोले ही थे उसके। अगर यहाँ पर होता एक रानी थी तब देयर वाज अ क्वीन, तब वाज सही रहता, लेकिन यहाँ एक से अधिक की बात होगी तो क्या होगा? वर होगा। अगर प्रेजेंट में 7 रानियां हैं तो देयर आर 7 क्वींस, 7 रानियां होंगी, देयर विल बी 7 क्वींस। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना,
है हो हूं, इजे मार, था थी थे, वाज या वर, और अगर होगा होगी होंगे की बात आ जाए तब वहां क्या लगेगा, बिल भी या सेल भी। अभी क्लियर है? यानी कि दियर के साथ इज भी आएगा, दियर के साथ आर भी आएगा, दियर के साथ वाज भी आएगा, दियर के साथ वर भी आएगा, दियर के साथ सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा किसके बारे में बात हो रही है। अगर एक लोग के बारे में बात हो रही है तब तो सिंगुलर आएगा, अगर एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है तब तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। समझ में आया ये कैसे हुआ? अच्छा, अनिश्चित चीज जैसे एक राजा था, इसका मतलब कोई एक 7 रानियां थी, इसका मतलब कोई 7 रानियां थी, पता नहीं कौन है, निश्चित नहीं है। ओके, अब जैसे कुछ सेंटेंस लिखिए और बनाइए। लिखिए 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। बताइए, अब यहां पर 4 लड़के हैं, क्या निश्चित हैं चारों? नहीं है ना। क्या ईट लग सकता है? क्योंकि ईट की कंडीशन में तो मैंने मोए दादा वो कहानी बताई थी, मोए दादा सिटी वाला, ठीक है, वो तो ईट का कोई काम ही नहीं। 4 लड़के, इसका मतलब कोई 4 लड़के, पता नहीं है, अनिश्चित है। क्या आएगा? दिया रहेगा। चलो, आपने कहा दिया रहेगा। अब बताओ, एक की बात हो रही कि एक से अधिक की बात हो रही? एक से अधिक की बात हो रही, प्रेजेंट में बात हो रही ना, तो इजे मार में से आएगा। अब इजे मार में से क्या आएगा? अरे नहीं, इज नहीं आएगा, एक से अधिक की लड़की के बारे में बात हो रही है। अरे बच्चा, देयर आर रहेगा, है ना। पहले नंबर ये देखो है, इजे मार में से आएगा, एक से अधिक की बात हो रही है तो क्या आएगा? आर आएगा, देयर आर। और यहाँ पर 4 बॉयज, 4 लड़के हैं, देयर आर 4 बॉयज। बताओ, समझ में आया? इस तरीके से आपको यूज करना है। चलिए आगे लिखिए। पानी है, पानी है, हाँ पानी है। अब बताइए इसका क्या होगा? पानी है, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। एक सेंटेंस लिखिए, 3 गधे थे, 3 गधे थे। अब परी गिन रही, वो कह रही है 4 गधे हैं तो जैसे मैंने बोला वो तुरंत गिनने लगे, यहाँ तो 4 है। अच्छा लिखिए, 3 गधे थे। अब बताओ क्या होगा? अरे वाज कहाँ लगेगा? अरे भैया, 3 गधे थे, लगाओ दिमाग भैया, था थी थे आया, वाजे वर में से आएगा। एक से अधिक की बात हो रही है तो वर आएगा, तो क्या होगा? देयर वर 3, और गधों की इंग्लिश डंकीज, देयर वर 3 डंकीज, यानी कि 3 गधे थे। बन गए कि नहीं? यही तो आपको ध्यान देना है। एक सेंटेंस और लिखिए, वहां 3 बंदर थे। अच्छा लिखो आप। वहां 3 बंदर थे, 3 ही है सब। लिखिए, वहां 3 बंदर थे। अब यहां ध्यान से समझो, 3 बंदर थे। मैंने बताया था जब वहां लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर उसके लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे ना। तो कुछ देर अभी समझ लो ये नहीं है। अगर मान लो ये होता 3 बंदर थे तो इसकी इंग्लिश क्या लिखती? क्या लिखोगे आप लोग? देयर वर 3 मंकीज। अगर केवल इतना होता 3 बंदर थे। अब यहां लग गए वहां 3 बंदर थे, वहां 3 बंदर थे। तो जब वहां 3 बंदर थे तो वहां की इंग्लिश फिर से लिखेंगे कि नहीं? देयर, देयर वर 3 मंकीज देयर। अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। एक्चुअली यहां पर इस देयर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है और इस देयर का मतलब वहां निकल रहा है। समझे? मतलब ये देयर एडवर्ब है, ये देयर न्यूट्रल सब्जेक्ट है।
अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आप ये बना सकते हो, वहां 3 बंदर थे यानी कि 3 मंकीज, 3 बंदर, इसको सब्जेक्ट बना दो, वर मतलब थे और देयर मतलब वहां। दूसरा तरीका है, आप ये भी बना सकते हो। 3 मंकीज यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर लग गया, और वहां की इंग्लिश देयर, तो 3 मंकीज वर देयर, या दूसरा देयर वर 3 मंकीज देयर, देयर वर 3 मंकीज देयर। ये समझे ना, ये देयर न्यूट्रल सब्जेक्ट है, ये देयर एडवर्ब है। इस तरह से सेंटेंस में लिखिए, इस कुएं में 10 मेढक हैं, इस कुएं में 10 मेढक हैं। अब बताइए इसका क्या बनेगा, इस कुएं में 10 मेढक हैं। देयर इसके साथ आर, देयर आर 10 frogs, देयर आर 10 frogs, FROGS, देयर आर 10 frogs। लिखूं क्या मैं, मत लिखूं, चलो। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, देयर आर 10 frogs, इसका मतलब होगा 10 मेढक हैं इस कुएं में, तो इन दिस बेल, WELL, देयर आर 10 frogs यानी कि 10 मेढक हैं, और इन दिस बेल का मतलब इस कुएं में। अब ऐसे सेंटेंस बनाओ, अब ध्यान से सुनना है। जैसे मैं कहूं मेरे गांव में एक मंदिर है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज आ टेम्पल इन माई विलेज, छत पर बंदर है। देयर आर मंकीज, कई सारे बंदर की बात कर दी है, अगर एक बंदर है तो देयर इज ए मंकी, देयर इज आ मंकी ऑन द रूफ या ऑन रूफ। मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा, तो देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज। समझ गए, मतलब जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होगा वैसे भी आपको बनाते रहना। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर रहता था वाला कंडीशन आता है, जैसे किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। लिखिए एक सेंटेंस लिखिए, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। अब बताइए, यहां एक गरीब किसान रहता था यानी कि देयर लिव्ड, इज क्यों नहीं लगा, वाज क्यों नहीं लगा, क्योंकि रहता था ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अभी टेंस पढ़ाया जाएगा तब इस पर कमांड होगा। तो देयर लिव्ड यानी कि रहता था, आ पुअर फार्मर, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर यानी कि एक गरीब किसान रहता था किसी गांव में, तो इन अ विलेज, इन अ विलेज, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे मैं कहूं मेरी जेब में कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट, देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। इस तरह से समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा होता है वही पुरानी कहानी, अगर नहीं वाला सेंटेंस रहेगा तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट या वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। लेकिन अगर क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, उसके जगह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे सेंटेंस लिखिए, क्या इस बैग में चॉकलेट है, क्या इस बैग में चॉकलेट है, क्या इस बैग में, ये लिख लियो कि नहीं, आप लोग लिख लिए थे ना,
नहीं लिखे थे। अच्छा, क्या इस बैग में चॉकलेट है? बताइए, क्या इस बैग में चॉकलेट है? अब यहां पर आपको ये देखना है, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, देर के साथ इज भी आएगा, देर के साथ आर भी आएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बताइए, क्या इस बैग में चॉकलेट है? क्या से शुरू है ना। अब जब ये क्या से शुरू है तो क्या क्या की इंग्लिश लिखनी है? नहीं लिखनी है। तो करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो क्या से शुरू है तो क्या की जगह, अच्छा यहाँ क्या इस बैग में चॉकलेट है? अगर एक चॉकलेट की बात कर रहे हैं तब क्या आएगा? इज आएगा। मान लो कई सारे चॉकलेट की बात कर रहे थे तो आर आ जाता, लेकिन अभी हम एक चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट कौन है? देयर है, तो इज देयर अ चॉकलेट, इज देयर अ चॉकलेट, और इस बैग में यानी कि इन दिस बैग, इन दिस बैग बन गया कि नहीं? मतलब आपको ये नहीं घबरा, अरे भाई इधर देखो, अगर यहाँ पर ये होता इस बैग में चॉकलेट है तब तो बनाते देयर इज अ चॉकलेट इन दिस बैग, लेकिन यहीं पर आ गया क्या इस बैग में चॉकलेट है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या की जगह जो देयर इज करते थे अब इज को पहले कर देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, तो हो जाएगा इज देयर अ चॉकलेट इन दिस बैग। आपको ये सेंटेंस देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आसान ये हो जाता है, भाई क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, बल्कि क्या लिखने है उसकी जगह? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, अगर है रहेगा तब इज, था थी थे रहेगा वाज, फ्यूचर रहेगा तो विल बी या शैल बी, और हेल्पिंग वर्ब दो है तो पहली वाली को सब्जेक्ट के पहले और बाद वाली को सब्जेक्ट के बाद में। समझे? चलिए, अच्छा कोई क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होगा तब क्या करेंगे? तब सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। लिखिए, इस जंगल में, इस जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं है? इस जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं है? इस जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं है? बताइए। अब यहां पर क्या है? इस जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं। अब देखकर आपको घबराना ही नहीं, आपको ये दिखा भाई क्यों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिखा, यानी कि सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है। कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसकी, किसके लिए, किसके साथ, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। चलो लिख दिया, क्यों की इंग्लिश हो गया वाई। ओके, अच्छा क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब। अब यहां कोई जानवर क्यों नहीं है, तो अगर कोई जानवर यानी कि ढेर सारे जानवर की बात कर रहे हैं, यानी कि आर आएगा, भाई प्रेजेंट में है ना, आर आएगा, तो वाई आर यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां कौन है भाई? अपना डियर है। सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि डियर का यूज तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वाई आर डियर, और यहाँ कोई जानवर नहीं है यानी कि वाई आर डियर नो एनिमल्स। नो एनिमल्स का मतलब कोई जानवर नहीं, तो वाई आर डियर नो एनिमल्स। अब इस जंगल में तो इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट, बस बन गया वाई आर डियर नो एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। देखो भाई इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की कंपैरिजन में कुछ तो टिपिकल होंगे ही ना, लेकिन टिपिकल क्या, अगर आप दिमाग लगाओगे आसान है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में दिखा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी बचा है आपका यानी कि वर्ब। यहां वर्ब तो होगा ही नहीं, अभी अगर वर्ब है तो वर्ब लिख दो, नहीं तो अदर ऑब्जेक्ट के साथ बन जाएगा। समझ में आया? इस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। समझे? चलिए लिख लीजिए इसे, और एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ। ये लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। बोले
एक सप्ताह में 7 दिन कैसे होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन कैसे होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन कैसे होते हैं? अगर आप लोग को ऐसे ना समझ में आया करे ना तो ऐसे बना लिया करो। ये एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सिंपल का तो बना ही सकते हो। तो सिंपल का क्या होगा? देयर इज नहीं, देयर आर 7 days in a week। इसका मतलब हुआ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 days, 7 days आर मीन्स होते हैं, इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में। अब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? एक सप्ताह में 7 दिन कैसे होते हैं। तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिख दो हाउ, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो हाउ आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दियर। आगे भाई पूरा यही छाप दो, हो गए? हाउ आर दियर 7 days इन अ वीक। मतलब यही चीज, पहले आप सिंपल का तो बना ही सकते हैं ना। जहां सिंपल बना तो क्वेश्चन वर्ड का रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में देखिए, सबसे पहले उसकी इंग्लिश, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और बाकी सारा तो वैसे ही रहेगा। ये समझे? यही आपको चेंज करना है बस। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। एक आप बना कर लिख लो, एक महीने में 30 दिन होते हैं। इसे तुरंत बनाकर दिखाओ। एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं।